कोविड-19 के जो अमराज में जो लोग मुब्तला हैं, जो मरीज़ मुख्तलिफ तेलंगाना के हैदराबाद के गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों में ज़ेर इलाज हैं, उनके लिए प्लाज्मा देने का उन्होंने इंतज़ाम किया है। गांधी के सुपरिटेंडेंट से आप लोगों की गुफ्तगू हुई और उनके बोलने पर आप तमाम हजरात तैयार हुए हैं। जुमला 38 हजरात हैं, तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात से ताल्लुक़ रखते हैं और अल्लाह के फजल व करम से ये तमाम हजरात ख़ुद कोविड से मुकाबला किए और अल्लाह ने उनको शिफा दी। तो आज ये लोग आगे बढ़कर ये कन्वर्सन प्लाज्मा में जाकर इंशाअल्लाह ताला कल से क्योंकि एक दिन में सिर्फ 6 लोग ये प्लाज्मा दे सकते हैं और डॉक्टर्स ने बताया कि एक पेशेंट को प्लाज्मा देने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता। तो ये मैं समझता हूँ कि बेहतरीन खिदमत है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह इन हजरात की खिदमत को कबूल करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे तेलंगाना में, पूरी रियासत में, पूरे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में आज जो लोग इस वायरस का शिकार हैं, अल्लाह अपने फजल व करम से इस वायरस का खात्मा भी करेंगे इंशाअल्लाह। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि 30 जनवरी को हमारे मुल्क में पहला पेशेंट आया कोविड वायरस का। 3 लोग थे केरला के, उनका क्या मज़हब था, फिर इटली से आए हुए टूरिस्ट थे और उसके बाद बाज़ाब्ता आप देखते हैं कि बदबख्ती की, अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में ये वायरस फैलता जा रहा है और आज करीब 1,85,000 के ऊपर से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। 3,000 से ज़्यादा भारत के रहने वालों की अमवात हुई हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। देखे होंगे कि मैं तो जुम्मतुल विदा की तकरीर में जो ऑनलाइन पर हुई थी उसमें मैं इस बात को जिक्र किया, आज भी कह रहा हूँ कि 5,000 से ज़्यादा चीन के सिपाही इंडियन टेरिटरी पर कब्जा करके बैठे हैं। जितने बड़े बड़े डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल्स, जनरल्स हैं, वो लोग बता रहे हैं कि चाइना ने पहली मर्तबा इस तरह से एग्रेसिव तरीक़े से पांगसांग सू में और उस इलाके में अपनी फ़ौज के साथ ना सिर्फ कब्ज़ा किया बल्कि वहाँ पर बंकर्स बना रहे हैं, वहाँ पर अपनी आर्टिलरी को ला कर रख दिए हैं। और तीसरा ये है कि दुनिया ने वो वीडियोस भी देखे कि कैसे वहाँ पर भारत के सिपाहियों की बहादुर फ़ौज से चीन की फ़ौज ने उनसे किस तरह का नाज़ेबा सलूक किया। चौथी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया मीडिया को कि वो चीन से बातचीत कर रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे क्या बातचीत कर रहे हैं आप? बातचीत अगर कर रहे तो क्या बातचीत कर रहे? क्या आप इस बात को मानने को तैयार है या नहीं है कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा कर चुका है? और बातचीत क्या कर रहे हैं आप? बातचीत तो यही करना चाहिए ना, बोलते क्यों नहीं फिर आप? और फिर यूएस के प्रेसिडेंट बोलते कि प्राइम मिनिस्टर का मूड के बारे में बात करें, मगर प्राइम मिनिस्टर देश को, कंट्री को नहीं बताते कि चाइना से क्या बातचीत हो रही है। कंट्री को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है। अब यूनाइटेड स्टेट्स के फॉरेन रिलेशन कमेटी के चेयरमैन का भी स्टेटमेंट आया कि चीन एग्रेसिव बिहेवियर करा। तो क्या है ये? हमारा मानना ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पब्लिकली बताना चाहिए कि क्या चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया, नहीं किया। सैटेलाइट फोटोज हैं, बताया जा रहा है
ویڈیوز آ رہے ہیں کہ بھارت کی فوج بھی وہاں پر اس مقام پر جا رہی ہے، اور یہ سب چیزیں ہیں. اتنی خاموشی جو ہے یہ غلط ہے، اور بی جے پی کو یہ خاموشی توڑنے کی ضرورت ہے. اور جس طریقے سے ہم لوگ ایگریسو طریقے سے اپنی بات کو رکھتے جب کسی اور نیبر کی بات آتی، مگر جب چائنا کی بات آتی ہم ذرا بی جے پی والے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. کے لیے 4 گھنٹے دیے گئے، اب لاک ڈاؤن اٹھانے کے لیے 8 دن کا ٹائم مل رہا آپ کو. تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ کتنا ان پلانڈ اور ہیسٹی ڈیسیشن لیا گیا، جس کی وجہ سے آج ہماری اکانومی برباد ہو چکی ہے. اگر 24-25 مارچ کے بعد ہی پورے مائیگرنٹ لیبررز کو مودی حکومت ان کو واپس بھیجا دیتی. کانسٹیٹیوشن میں مائیگرنٹ لیبرز کی ذمہ داری بھی گورنمنٹ آف انڈیا پر ہے. کانسٹیٹیوشن میں مائیگرنٹ لیبرز کی ذمہ داری گورنمنٹ آف انڈیا پر ہے. اگر 24 مارچ کے بعد ایک ہفتے کے اندر یہ مائیگرنٹ لیبرز کو جب بھیجا دیتے، اس لیے کہ 24 مارچ کو صرف 560 کووڈ کے کیسز تھے، 560 کیسز تھے. اسی وقت ان کو بھیجاتے جب وائرس طاقتور نہیں تھا. اب آپ مودی سرکار کے ویژن دیکھو آپ کہ اب اکانومی کھول رہے، پورا لیبر جا چکا ہے، اور 1,85,000 کے اوپر وائرس کے پیشنٹس ہیں انڈیا میں، ایکٹیو کیسز ہیں. تو یہ کون سی پلاننگ ہے؟ یہ کون سا ویژن ہے؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لیگلی یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، یہ ان پلانڈ ہے، اور ان کے غلط فیصلے کی وجہ سے پورے ملک کے غریب برباد ہو چکے ہیں. ابھی آپ کو یہ بربادی نظر نہیں آئے گی. 15-20 دن، مہینے بھر کے بعد جب آپ لوگ باہر نکلیں گے ان کو اندازہ ہوگا کہ کیا حال ہو چکا ہے. تلنگانہ اسٹیٹ گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے، چیف منسٹر کا سٹیٹمنٹ ہے کہ FRBM ایکٹ کو 3 سے 5% جب کرے تو اس کے کنڈیشنز لگائے وہ غلط ہے. چیف منسٹر خود کہا کہ اسٹیٹ کے لونز کو ڈیفر کرنا تھا، وہ بھی گورنمنٹ آف انڈیا تیار نہیں ہے. ویز اینڈ مینز ایڈوانس کو 100% کرنا، وہ بھی تیار نہیں ہے. تو مودی گورنمنٹ اسٹیٹ گورنمنٹس کی کیا مدد کر رہی؟ کچھ مدد نہیں ہوئی اب تک. اسی لیے اسٹیٹ گورنمنٹس کے پاس ریونیو نہیں آ رہا. مشکل ہوگا جو کنٹینمنٹ. میرے پورے مسلمانوں سے اپیل یہ ہے کہ ہم تمام کو ایک پالیسی اور ایک اصول بنانا چاہیے کہ ہمارے مسجدوں میں جو 65 سال کے اوپر ضعیف ہیں ان کو ہم روکے کم سے کم 1 جون کے پورے مہینے ختم ہونے تک، کیونکہ ان کے جسم میں امیونٹی کم ہو جاتی ہے. مختلف خدا نخواستہ اگر ان کو ڈائبٹک ہے، بیماریاں ہیں، تو باڈی میں وائرس سے مقابلہ کرنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے. تو میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ 8 جون کو انشاءاللہ تو کھل جائیں گے، مگر کم سے کم جون کے ختم ہونے تک ہمارے جو 65 سال کے اوپر جو ضعیف افراد ہیں ان کو ہم سمجھائیں، ان سے ریکویسٹ کریں کہ کم سے کم جون کے ختم ہونے تک آپ تھوڑا مسجد کو مت جائیے، گھر میں نماز پڑھیے. جو نوجوان ہیں جو ذرا مسجدوں کو کم جاتے، اب وہ جا کر مسجد کو آباد رکھیں. تیسرے یہ کہ مساجد میں اگر کارپیٹ ہے اور اس کارپیٹ کو نکال سکتے آپ تو فوراً نکال کر پتھر کے اوپر نماز پڑھنا چاہیے، کیونکہ کارپیٹ میں ایپیڈیمولوجسٹ اور جتنے ہیلتھ ایکسپرٹ سے ڈاکٹرز وہ بولتے ہیں کہ کارپیٹ میں بہت سے جراثیم جم جاتے اور اس سے ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی کو وائرس لگ سکتا. تو چوتھی بات کام ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ مساجد میں بیت الخلاء اور وضو کا انتظام نہ رکھیں، کیونکہ وہ وضو کرتے، کلی کرتے اور پھر آپ آ کے نماز پڑھتے تو لوگ گھر سے ہی اپنے وضو تلنگانہ کی ایک تبلیغی جماعت کو اتر پردیش کی گورنمنٹ
इलीगली तरीके से मुजफ्फरनगर में पिछले 2 महीने से इलीगली रोक के रखे उनको। हाँ? मुजफ्फरनगर और मीरठ में कितने लोग आए? हाँ? हाँ? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार तेलंगाना के तबलीगी जमात के 40 से ज्यादा लोगों को इलीगली तौर से रोक के रखे हैं। मुजफ्फरनगर में और मीरठ में उनके पूरे टेस्ट हो गए, नेगेटिव आ गया, उनको जाने नहीं दे रहे। शर्मनाक बात है। मैं मुजफ्फरनगर के कलेक्टर से 1 नहीं 5 मर्तबा मैडम को फोन किया, ईमेल किया, कोई रिप्लाई नहीं है। कौन से लॉ के तहत आप उनको रोक के रखे वहां पर? ये आर्टिकल 21 का ग्रेव वायलेशन है जो यूपी सरकार कर रही है। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट भी आ गया कि तमाम लोगों को जिनको यूपी की गवर्नमेंट रोक के रखी है, जिनका टेस्ट नेगेटिव ने 1 नहीं 3 मर्तबा नेगेटिव आ गया, इनको फौरन जाने देना चाहिए। और मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से भी अपील करता हूं कि हमारे ये 40 लोग जो तेलंगाना के हैं, इनको फौरन लाने का इंतजाम करना चाहिए। वो अपने तौर पर यूपी से अपना इंतजाम कर लेंगे। पूरे रिपोर्ट्स उनके पास है। गैर जरूरी तौर पर 1.5-2 महीने से इलीगली रोक कर रखे उनको। उनके ला के नोटिस लगा दिए, तुम निकले तो मार को नहीं निकलने देंगे। ये क्या है बताइए आप? ये जुल्म है ये तो हम उम्मीद करते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद ये मीरठ और मुजफ्फरनगर के और जहां है जो लोग कोई इलीगली रोक कर रखे पूरे इंडिया से, वो पूरे के पूरे निकलकर इंशाअल्लाह ताला अपने अपने स्टेट्स और अपने शहर अपने घर तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।